स्टूल ले यार बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, स्टूल लगा लो बीच में। जल्दी जल्दी बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिल रही है। एक बेंच पे 8-8 बैठने चाहिए, 6-6 बैठे यार। चलिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मिल गई सबको यार चेयर? हमारी क्लास कल हुई थी क्या, या परसों? परसों हुई थी। कुछ चेंज लग रहा है मुझे कॉन्फ़िगरेशन यार। चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। कुछ तो बदला लग रहा है मुझे यार। ठीक है यार, लेकिन शुरू करते हैं। फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया था क्या हमारा? कहां तक पहुंचे थे? पुली पर पहुंचे थे। फ्रिक्शन के साथ पुली हुआ था क्या? नहीं, नहीं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला? उससे पहले आ जाओ, एक पेज पहले, एक पेज और पहले। वापस आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वापस। ठीक है, ठीक है। हमने एयर फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया था और हमने वो भी कर लिया था स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, है ना? और हमने 3 नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर लिए थे। नहीं, वो कि नहीं किए थे। लिखेंगे आज का पहला सवाल। एंगल पर कोई फोर्स लगाई थी हमने? चेक करो एक बार। पक्का? एंगल पर हमने फोर्स लगा दी थी। अच्छा, पुली के साथ भी कर लिया था हमने। पुली के साथ इक्विलिब्रियम किया था क्या? वापस वापस। इक्विलिब्रियम चलाया नहीं था अभी, है ना? पुली को चलाया नहीं। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड टू गो। लिखे यार, अरेंज अरेंज द काइनेटिक फ्रिक्शन in ascending order. Arrange the kinetic friction in ascending order. Arrange the kinetic friction in ascending order. Ascending मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ? बढ़ता हुआ। और ये हमें 3 केस दे दिए। पहला केस, एक m मास, सरफेस है म्यू फ्रिक्शन की, और ताकत लगाई है इधर F। अगला हमारे पास इस प्रकार, मास m और ताकत लगाई है इस प्रकार। और तीसरा, ये ताकत लगाई है इस प्रकार। मुझे बताइए किसमें नॉर्मल सबसे ज्यादा है? नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। भाई आपने देखो इधर, आपकी फ्रेंड दलदल में है, एक बार आपने उसको पेट से बढ़ के धक्का दिया, ये केस है। अगली बार आपने उसको बालों से बढ़ के ऐसे खींच रहे हैं, क्या उसके पैर जमीन से उठना चाह रहे हैं? नॉर्मल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। और तीसरी बार उसको ऐसे दबा के जा रहे हैं अंदर, तो नॉर्मल क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे नॉर्मल किसमें? इसमें। अगर ये एनसी, एनबी और एनए, तो मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा? एनसी सबसे बड़ा है, उसके बाद एनए, और सबसे छोटा एनबी। क्योंकि यहां पर इसके पैरों को उठाया जा रहा है, तो नॉर्मल क्या होगा? घटेगा। एंड गर्ल्स, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू के इंटू एन। तो जितना बड़ा एन उतना बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम। एफ बी, एफ ए, एफ सी। ये किसका ऑर्डर आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। मुझे बताइए कहां पर पुश हो रहा है, कहां पर पुल हो रहा है? ये हो रहा है पुल, खींचा जा रहा है। जैसे आपने किसी को बालों से पकड़ के खींच लिया ऊपर, तो आप पुल कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? पुश। किसी को इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पुश। सो आपसे क्लास 11 में भी पूछा जाता है, इज इट इजियर टू पुश और पुल? पुल। पुल पुल में नॉर्मल क्या होगा? घटेगा, घटेगा। आप ऐसे इमेजिन करें, एक पत्थर थोड़ा सा धंसा हुआ है,
मिट्टी में, और इसको आपको निकालना है। तो एक तरीका तो ये, आप इसको यहां लात से मारे इस तरफ आगे की तरफ, बट इसमें नॉर्मल बढ़ेगा, ये अंदर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। अगला तरीका क्या है, यहां धागे से पड़ के इसको खींचते हैं। तो किस केस में निकालने की संभावना ज्यादा है? ये क्या है, पुश, और ये क्या है, पुल। खींचना आसान है और पुश दबाना कठिन है, सो हम बोलेंगे इट इज easier to pull than to push it। पुश करना कठिन है क्योंकि जब पुश करेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये अंदर और फोर्स बढ़ेगी तो नॉर्मल को बढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। आपसे उस ये क्वेश्चन पूछता है, इज इट इजियर टू पुल और पुश अ लॉन मूवर? व्हाट इज लॉन मूवर? घास काटने वाला जो माली यंत्र यूज करता है, इस प्रकार का यंत्र होता है घास काटने वाला। सो इसको दो तरीके से, एक तो पुल कर सकते हैं पीछे की तरफ, और एक क्या कर सकते हैं, पुश। दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुश अलाउड नहीं है, पुश कर सकते हैं, बट पुश में नॉर्मल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। पुल करने में फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम। पुल करने में फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम। सो ये भले थ्योरेटिकल आए या न्यूमेरिकल इस फॉर्म में बन के आए, आपको याद रखना है, जहां पर पुश हो रहा है वहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम, जहां पर पुल हो रहा है वहां पर फ्रिक्शन मिनिमम। ये पुलिंग वाला केस है, और ये कौन सा वाला केस है, पुशिंग। लिखते चले यार। टेस्ट का सिलेबस पता है ना आपको? टेस्ट हर 3 हफ्ते बाद होता है। आपका लास्ट कब हुआ था, 14th को, अब होगा 4 तारीख को। ये क्या था, जुलाई, अब कब है, अगस्त। इसमें क्या था पहले में आपका, बेसिक मैथ्स और एनएलएम आधा था, है ना। अब कंप्लीट एनएलएम, कंप्लीट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नीट में आधे आधे चैप्टर आते हैं हमके। कंप्लीट, माय गॉड। और केएनएम आधा, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स आधा, डेढ़ा, ढाई, 25 क्वेश्चन रहेंगे अगेन मेरे पोर्शन में से, एनएलएम। और अगर आपको लग रहा है कम है तो मैं बेसिक मैथ्स भी दे सकता हूं। एक भी अगर बोल देगा बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी आएगा पूरा। बट अगर मैं टॉपिक ही बताऊं, जो फ्रेश टॉपिक होगा उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे पुराना है और छोटा सा ही चैप्टर है तो इसके 2 सवाल, सर वो भी सेक्शन बी में डाल दो। और मेजॉरिटी किसमें से आएगा, इसमें से। एनएलएम में अगर हमने कह दिया 11 क्वेश्चन, तो इसमें भी कितने हो गए, 12। ओ, ये नंबर से हो होता रहेगा, मैंने इसको कर दिया ओ। जैसे पता नहीं प्रिपरेशन चेंज हो जाएगी। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स, बी प्रिपेयर्ड। फाइंड द minimum coefficient of friction, find the minimum coefficient of friction required, find the minimum coefficient of friction required to keep the chain at rest, to keep
द चेन एट रेस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे m कॉमा l, टू कीप द चेन एट रेस्ट। ब्रैकेट में m कॉमा l का क्या मतलब है? मास m, लेंथ, एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, and the length of hanging part is L by 3, and the length of hanging part is L by 3। ये हमारे टेबल पर एक चेन रखी है, या जैसे आपने बेल्ट अपनी रख दी, तो बेल्ट का कुछ पार्ट तो टेबल पर है और कुछ पार्ट क्या कर रहा है? हैंग। इसको ऐसे विजुलाइज करेंगे कि दो ब्लॉक हैं, एक टेबल पर है और एक पुली से सस्पेंडेड है। तो कौन सा ब्लॉक गिराना चाहता है? ये वाला। और अगर ये फ्रिक्शन है तो क्या ये फ्रिक्शन से रोकना चाहता है? और ये गिराना चाहता है। जस्ट अगर बैलेंस है तो इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के। तो क्वेश्चन यही है, वेट किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के। या फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? वेट के। एक ही बात है। अब आप मुझे बताओ, पूरी लेंथ का मास था m, इसका लेंथ कितना है? l/3। सो l/3 का मास क्या होगा? m/3। सहमत है सारे? सो ये हैंगिंग पार्ट का मास कितना आ गया? m/3। ये मैं विजुलाइज कराने के लिए ऐसे बना रहा हूं। और टेबल पर कितना बचेगा? 2m/3। पूरा मास m/3 हैंग हो गया तो बचा कितना? 2m/3। तो फ्रिक्शन किस पर लगेगी? 2m/3 पर। और गिराएगा कौन? वेट। सो वेट लिख दिया m/3g। और फ्रिक्शन होता है म्यू n। क्या नॉर्मल में इसका मास 2m/3 इंटू क्या? g। तो म्यू कितना आ जाएगा? 1/2। m/3g कैंसिल आउट हो गया। क्या सवाल समझ आ गया? चेन पे आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, बट आते कम है यार। एक क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी का आता है जिसमें आप पहले सेंटर निकालते हैं इसका, फिर हाइट लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। यहां हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे, यहां हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। सो चाहो तो मैं इस पर बहुत सारे सवाल बना सकता हूं इंक्लाइंड प्लेन पे रख के, बट रिक्वायर्ड नहीं है। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है। चेन के लिए म्यू कितना आ गया? 1/2। गर्ल्स इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये अगर हैंगिंग पार्ट का मास मैंने x कह दिया तो क्या इसका डबल है? हाँ है ना? क्या हैंगिंग पार्ट अगर x है तो ये कितना है? 2x। तो आप लिख सकते हैं हैंगिंग पार्ट अपॉन रेस्टिंग पार्ट, अपॉन रेस्टिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट कितना था? x। तो ये कितना हो गया? 2x। क्या 1/2 आ रहा है? वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर l/5 हैंग कर रहा होता तो क्या करते? टेबल पर कितना होता? 4l/5। अगर ये m है तो ये कितना होता? 4m। तो म्यू कितना आता? 1/4। कितना आता? 1/4। वही कर रहे हैं, उसी को शॉर्ट में लिख दिया। पॉइंट समझ पा रहे हैं सर यार? चलिए यार, मूविंग ऑन। ये हो गया चेन का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। गर्ल्स मुझे देख के बताएं, कौन सी फोर्स इसको नीचे गिराना चाहती है? 4 का वेट या जी का, 6 का वेट? कितना? 60। और कौन रोकना चाहता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की एक बार वैल्यू बताइए, यही नॉर्मल लिख के। नॉर्मल कितना है? 40। और फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं?
म्यू एन, तो ये आ जाएगा कितना 0.5 इंटू 40, यानी कितना आ गया 20। कौन सी फोर्स बढ़ी है 20 या 60? तो क्या ये रेस्ट पर रह सकता है या एक्सेलरेट करेगा? अगर एक्सेलरेट करेगा तो यहां से नीचे और ये राइट, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? 60 माइनस 20 अपॉन दोनों का मास कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहला फ्रिक्शन का जो सवाल आया था वो ऐसा ही था। इसको पार्ट 1 कर देते हैं। पार्ट 2 में उसने मास रैंडम दे दिए, मतलब m दे रखे थे, मैंने यहां पे चेंज कर दिया m 2m और इसको कह दिया 3m। अब आप मुझे बताओ, क्या चलाने वाली ताकत 3m का वेट है और रोकने वाली दो फ्रिक्शन है, दोनों रोकेंगी, m की भी और 2m की भी। ये दोनों मिलकर रोकेंगी फ्रिक्शन और ये नीचे खींचेगा, तो पूरा सिस्टम कहां जाएगा नीचे। तो मुझे बताइए व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? इसका वेट कितना है 3mg, तो क्या कह सकते हैं 3mg माइनस दोनों की फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m। अब गर्ल्स इधर देख के बताएं, ये तो 3mg है, पहले की फ्रिक्शन क्या लिखे? नॉर्मल mg होगा, क्या लिख दें म्यू mg। इधर के लिए माइनस म्यू इंटू 2mg, नॉर्मल 2mg हो गया, अपॉन 6m। क्या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से? 3mg माइनस 3 म्यू mg अपॉन 6m। कॉमन ले लेते हैं ऊपर से 3mg, 1 माइनस म्यू अपॉन 6m। कुछ कट गया क्या? m गया, 3 से 6 गया, g इंटू 1 माइनस म्यू बाय 2। इस तरह के आंसर थे। कर पाएंगे क्या? वहां पर उसने सारे मास m दिए थे, मैंने मास चेंज कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीटली डुएबल। अगर कोई पूछे टेंशन कैसे निकालेंगे, तो क्या इसके लिए हम टेंशन लिख सकते हैं? क्या नीचे जा रहा है तो g या g माइनस है, सो 3m इंटू क्या g माइनस है। टेंशन जैसे आप करते हैं, जैसे आप करते हैं। फ्रिक्शन है म्यू एन, टेबल पर एन होगा mg, गिराने वाली ताकत है वेट 3mg। तो आप बीच में रिलैक्स करा करिए ना।
मूविंग ऑन यार, बढ़े आगे, हो गया नोट सबका? क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन so that the block just remains at rest, so that the block just remains at rest. पहला पार्ट, गर्ल्स यहां पर ध्यान, एक ताकत लगाई हमने P, एक Q और मास है M। मुझे सबसे पहले देख के बताइए नॉर्मल क्या होगा? क्या नॉर्मल बदलेगा? क्या P और Q कोई भी वर्टिकल में है? नहीं, तो ये किसके बराबर होगा? नॉर्मल mg के बराबर। और इसको रोकने वाली ताकत कौन सी है? फ्रिक्शन। जस्ट रोका तो मतलब लिमिटिंग लग रही है, सो लिमिटिंग की वैल्यू किसके बराबर होगी? P प्लस क्यू। और लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन, किसके बराबर? P प्लस क्यू। और n की जगह क्या लिख सकते हैं? mg। तो ये आ गया म्यू mg किसके बराबर? P प्लस क्यू। तो म्यू किसके बराबर आ गया? P प्लस क्यू बाय mg। बट हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमारा उद्देश्य ये सवाल था, यदि एक फोर्स लगी है P थीटा पर और Q लगा है इस तरफ और ये मास है M, तो मुझे अब देख के बताइए क्या नॉर्मल में कोई कंपोनेंट काम करेगा? P या P साइन थीटा? और ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। सो व्हाट विल बी नॉर्मल? घट जाएगा ये, क्योंकि अब P साइन थीटा मदद कर रहा है इनकी, तो n कम भी लग सकता है। या आपने वो पुलिंग वाला केस हो गया, जैसे ऊपर से खींचेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो गया कम। अब चलाने वाली ताकत बताइए कौन कौन चला रहा है? क्या एक तो Q चला रहा है? बिल्कुल। P या P cos थीटा? और उसको किससे बैलेंस करेंगे? फ्रिक्शन से। सो हमने क्या लिखा? FL किसके बराबर? P cos थीटा प्लस Q। एंड व्हाट इज FL? म्यू एन। एन लिख दूं डायरेक्टली, mg माइनस P साइन थीटा अपॉन, इधर आ गया, सो व्हाट इज म्यू? P cos थीटा प्लस Q अपॉन, अब देखो इसका शॉर्टकट बताता हूं, पूरा ना लिखना। जानना चाहेंगे आप? कैसे लिख हो ही रहे हम। देखना, म्यू के लिए चलाने वाली ताकत कौन सी थी? इधर चलाने वाली ताकत क्या थी? पहले बताइए। P प्लस क्यू। और नॉर्मल किसके बराबर होता है? mg, क्योंकि म्यू इंटू एन क्या होता है? फोर्स। अब यहां पर चलाने वाली ताकत कौन है? Q प्लस P cos थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? और वैसे नॉर्मल क्या होता है? mg। बट इस बार बढ़ गया, घट गया? कितने से घट गया? P साइन थीटा से। क्या यही आंसर है? समझ पा रहे हैं बात सारे? अब मुझे बताइए, अगर अगर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, बिना मेथड के ट्रिक से करते हैं, कर एंजॉय। P Q R थीटा, आराम से हौले हौले। कौन कौन चला रहा है? P भी चला रहा है, Q भी चला रहा है, और चला रहा है क्या? नीचे तो क्या आता है? mg।
क्या बढ़ा या घटा? कितने से घटा? क्या सहमत है सारे यार? और लास्ट पार्ट आपके सामने, ये ट्रिक से करना है इसको। ये हमने इधर लगाया P, इधर लगाया थीटा, इधर लगाया Q, इधर लगाया R। आराम से, कोई जल्दी नहीं। राइट की तरफ कौन कौन चला रहा है? एक तो P cos थीटा, कौन चला रहा है? P cos थीटा प्लस, क्या R रोक रहा है? माइनस R अपॉन, हौले हौले, mg माइनस है प्लस, क्योंकि अब पुश हो रहा है। किससे बढ़ गया? क्या लिखना आ गया सबको यार? मैंने पहले दो मेथड से कर दिया, उसके बाद शॉर्टकट बता दिया, जो आपको अच्छा लगे। शॉर्टकट दिख रहा है सबको यार? किसी को डाउट हो तो पूछ ले यार। इतने शोर में लगता है कि भाई सबको समझ आ रहा है, मुझे ही नहीं आया बस। तो जिसको हल्का सा डाउट हो पूछ ले यार, डोंट बी शाय। शर्माना नहीं है भाई। एक साल बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या डाउट पूछा था। Nobody is going to remember what phone did you have, what clothes you wore, and what kind of stupid doubts you asked. Nobody cares. किसी को पीयर प्रेशर तो नहीं होता यार? नहीं यार, होना ही नहीं चाहिए। किसी का आंसर पहले आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए इसका आंसर आ गया, सोचना चाहिए इसका आंसर आ गया, इसका तो मेरा तो आ ही सकता है। पहला पार्ट हो गया होगा सबका। सेकंड, भाई इधर हम थोड़ा सा रफ का काम देख रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। अगर एक ब्लॉक को रख दिया जाए एक टेबल पर, तो मुझे बताइए अभी इस पर फ्रिक्शन कितनी है? जीरो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फ्रिक्शन क्या है? जीरो। मुझे बताइए इस पर नॉर्मल कितना है? mg। नॉर्मल कितना है? mg। इस पर नॉर्मल है mg। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है इसमें? म्यू इंटू एन। तो यानी
लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, म्यू एम जी। सारे यार एक बार चेक कर लो पीछे के भी, 24 डिग्री कर दो सब में। चल रहा तो घबरा क्यों रहे? म्यू एम जी कितना है, म्यू एम जी। अब मुझे बताइए अगर मैंने यहां पर फोर्स एफ लगाई है और ये रुका हुआ है तो पीछे फ्रिक्शन क्या होगी, रुका है तो फ्रिक्शन स्टैटिक। भाई क्या हमेशा एफएल लग रही होती है, नहीं। अगर एफएल 20 है और हमने लगाया 6 ही है तो क्या पीछे 20 लगेगा या 6 लगेगा, 6। स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जितनी आवश्यकता है उतना ही लगेगा, उतना ही लगेगा। अब मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका इंक्लिनेशन थीटा है एक ब्लॉक रख दिया एम मास का। मुझे बताइए क्या अब नॉर्मल एन जो है वो एम जी होगा या एम जी कॉस थीटा? सहमत है सारे? नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पर हम जानते हैं एम जी का कंपोनेंट होगा कौन सा, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन में सबसे पहले क्या निकाला जाता है, नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां पर चलाने के लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ती थी, हाँ या ना? क्या डस्टर अपने आप चलेगा? नहीं। बट अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखे तो क्या वेट का एक कंपोनेंट इसको चलाना चाहता है, कौन सा, एम जी साइन थीटा। यहां ऑटोमेटिकली एक ऐसी फोर्स है जो इसको चलाना चाहती है। और अगर ये रुका है तो पीछे फ्रिक्शन क्या होगी, पीछे फ्रिक्शन कौन सी, रुका है तो कौन सी होगी, स्टैटिक। स्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। कितनी मांग है, एम जी साइन थीटा, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, एफ थीटा। बट अगर लिमिटिंग की बात करें तो वो क्या होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया, वो होता है म्यू एस एन। ये मैक्सिमम वैल्यू है, फर्क समझेंगे यार, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा एम जी साइन थीटा एफ एल से बड़ा है तो क्या रुकेगा या चलेगा, चलेगा। एम जी साइन थीटा छोटा है, रुकेगा। जस्ट बराबर है इंपेंडिंग स्टेट। सो 3 केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस कौन बड़ा है, रेस्ट की बात कर रहे हैं तो कौन बड़ा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बड़ी होगी, यानी एफ एल जो है वो बड़ा होगा किससे, एम जी साइन थीटा से। गर्ल्स इधर ध्यान, व्हाट इज एफ एल, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, क्या एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, कॉस यहां चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यहां कौन रह गया, म्यू एस। मतलब रोकने वाला म्यू एस अगर tan थीटा से बड़ा है तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। अगर अगर मोशन है, सेकेंड पार्ट, मोशन हो रहा है तो कौन बड़ा होगा, ये चलाने वाली ताकत। तो हम बोलेंगे एम जी साइन थीटा बड़ा होगा किससे, एफ एल से। अब आप बताइए क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन म्यू एस कॉस, यहां आ जाएगा, tan थीटा किससे बड़ा आ गया, म्यू एस। और थर्ड पार्ट बराबर है, तो वो कौन सी स्टेट है, इंपेंडिंग स्टेट। उस पर दोनों जस्ट बराबर होंगे, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ एल के। सो एम जी साइन थीटा बराबर किसके, म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी tan थीटा किसके बराबर, म्यू के बराबर। इस थीटा का एक नाम होता है जिस पर स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या अभी समझते हैं, एक मॉड्यूल दो मुझे किसी भी सब्जेक्ट का। अभी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ये वाला, ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो क्या ब्लॉक रुका हुआ है या चल रहा है, रुका हुआ है, क्योंकि जो म्यू है वो tan 0 से क्या है, बड़ा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो tan 0 इज 0। अब मैंने थीटा बढ़ाया बट अभी भी रुका हुआ है, तो क्या tan थीटा कुछ बड़ा, बिल्कुल। बट क्या म्यू से अभी भी छोटा है, तभी रुका हुआ है। अब देखेंगे अभी भी म्यू बड़ा है, tan थीटा क्या है, छोटा। अब ये चलना शुरू हुआ तो इस एंगल पर tan थीटा और म्यू एस दोनों क्या हो गए, बराबर। ये कौन सी स्टेट है, इंपेंडिंग स्टेट। इसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अभी एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल, बड़ा एंगल बढ़ रहा है। अभी भी थीटा एंगल ऑफ रिपोज से क्या, अब स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो ये कौन सा एंगल मिल गया हमें, एंगल ऑफ रिपोज। और उससे ज्यादा हुआ तब तो और एक्सेलरेट करता हुआ। रिपोज कौन सा एंगल है, जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी। एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की।
Limiting friction over here is mu mg cos theta. So we can say tan theta is equal to what? Mu. And this we should rather use mu s, क्योंकि FL में क्या लगाते हैं? mu s. सही वर्ड क्या है? यहां सब जगह लगाया है, यहां भी क्या है? mu s. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले mu s की वैल्यू निकालनी है और एंगल ऑफ रिपोज दे दे, तो क्या आप निकाल सकते हैं? अब आप मुझे देख के बताइएगा किस केस में ब्लॉक चलेगा, किस में नहीं। tan 37 की वैल्यू याद है सबको? कितनी? 3/4 को 0.75 भी लिख सकते हैं, और tan 53 4/3 यानी कितना? 1.3। अब आप मुझे बताना क्या इस इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक चलेगा या नहीं? विल द ब्लॉक स्लाइड और नॉट? ये हमने रखा ब्लॉक, म्यू दे दिया हमें 0.6 और एंगल दे दिया लेट अस से 45 डिग्री। अब आप मुझे बताइए म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.6। व्हाट इज tan 45? कौन बड़ा है? tan बड़ा है तो म्यू तो कमजोर है, रोकने वाला तो म्यू है, तो चलेगा या? चलेगा। सो हम बोलेंगे यहां पर tan 45 is greater than mu, so block will slide or move। ये पहला पार्ट था। अब खुद आंसर करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं म्यू दिया है 0.8 और एंगल दिया है 37 डिग्री। व्हाट इज tan 37? E/4 यानी कितना? 0.75। चलाने के लिए tan थीटा को देखेंगे, रोकने के लिए म्यू को। क्या म्यू बड़ा है? सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। रिसेंटली 2023 में मणिपुर वाले में ऐसा ही सवाल था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। रोकने के लिए किसको चेक करना है? म्यू को। और चलाने के लिए tan थीटा। अगर म्यू बड़ा है tan थीटा से तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। करिए नोट। मैं दोबारा पूछता हूं, रुका हुआ है तो फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? क्या स्टैटिक का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना ही मिलेगा। जस्ट रुका हुआ है तो फ्रिक्शन उस समय कौन सी होगी? लिमिटिंग। उस समय क्या होगी? लिमिटिंग। फ्रिक्शन का एक ही छोटा सा फॉर्मूला यार, सारा केस सेंसिटिव। अब आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, शुरू हो जाएंगे यार। आज कौन सा लेक्चर है एनएलएम का? 9th या 10th? 10th। आधा या एक लेक्चर और लगेगा अभी हमारा।
इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एनएलएम के स्टार्टिंग में आपको दिखेंगे एक्सरसाइज में, जो शुरू शुरू में दे रखे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के की पॉइंट्स वो सारे अंत में लिखेंगे हम। भाई आप खुद एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं मैं लिखवा दूं? दोनों ऑप्शन है। तो यार हर टॉपिक में आधा आधा लेक्चर लगभग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। केवल आधा आधा लेक्चर के आसपास। और इस बार तो आपका टेस्ट से पहले हमने यार चले मूविंग ऑन गर्ल्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग on a block of mass 4 kg, on a rough inclined plane, of inclination 37 degree and mu 0.9. पहली चीज तो बताइए क्या है, चलेगा या रुकेगा? दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो म्यू एस कितना दे रखा है 0.9, और एंगल कितना दे रखा है 37 डिग्री। आराम से, कोई जल्दी नहीं। मेथड 1 बता रहे थे, कंपैरिजन बिटवीन दिस। मेथड 1, tan 37 गर्ल्स कितना है 3/4, 3/4 कितना है 0.75। ये चलाने के लिए होता है और ये रोकने के लिए। कौन बड़ा है? रोकने वाला। क्या म्यू एस बड़ा है tan 37 से? सो हम बोलेंगे इट विल रिमेन एट रेस्ट। दोनों तरीके बता रहा हूं। इट विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पर रहेगा तो इस पर नीचे की तरफ क्या लगा mg sin 37, और रुका हुआ है तो फ्रिक्शन कौन सी होगी स्टैटिक। क्या स्टैटिक का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, तो किसके बराबर होगी mg sin 37 के। सो fs की वैल्यू आएगी किसके बराबर mg sin 37। fl तो बहुत बड़ा होगा बट चाहिए हमें सिर्फ mg sin 37 है। 40 sin 37 इज 3/5, तो ये आ गया 8 इंटू 3 24 न्यूटन। दूसरा तरीका क्या है, आप ये कंपेयर मत करो, आप पूरी पहले लिमिटिंग निकाल लो। मैं शुरू में मेथड 2 से किया करता था, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करो, दो वैल्यूज निकाल लो और कंपेयर करो, ये भी आसान है। एक बार निकाल लो mg sin थीटा की वैल्यू, mg sin 37 निकालते हैं एक बार यार। ये आ जाएगा 40 इंटू 3/5 कितना 24, मतलब नीचे की तरफ कौन सी ताकत लग रही है 24। अब चेक करते हैं एफएल, क्या एफएल इतना बड़ा है? एफएल क्या होता है म्यू एन, यानी म्यू एम जी कॉस 37। गर्ल्स नजर बोर्ड पर, ये है 0.9 इंटू 40 और कॉस 37 इज 4/5। 8 इंटू 4 32, तो ये आ जाएगा 28.8। रोके रखने के लिए कितनी ताकत लग सकती है 28.8, और चाहिए कितनी 24। तो क्या ब्लॉक को रखा और ऊपर 28 लगा रही, ऊपर चला गया? नहीं, पीछे फ्रिक्शन कितनी लगेगी 24 ही, क्योंकि जितनी मांग है उतनी ही मांग है mg sin 37, यानी डायरेक्टली लिखते हैं कितना 24। दोनों में हमने वही काम किया। कौन सा मेथड समझ आ रहा है? कईयों को सेकंड अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल यार,
आइसक्रीम के सारे फ्लेवर आपके पास हैं, जो अच्छा लगे स्वाद अनुसार। तरीके सारे आपको पता होने चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। बढ़ते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में दूंगा तो कईयों के होश उड़ जाएंगे। ये मिटा दे। नोट हो गया सबका? कौन लिख रहा है अभी भी? आप दोनों की ड्रेस भी सेम है। सिस्टर्स हो या बेस्ट फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड। इसमें ओ करने वाली क्या बात है यार? A block of mass m is resting on an inclined plane. Resting. A block of mass m is resting on an inclined plane. Having friction coefficient mu. Having friction coefficient mu and angle of inclination theta. Angle of inclination theta. Angle of inclination theta. Find first part. फर्स्ट पार्ट, ब्लॉक का मास क्या दिया हुआ है? m, एक म्यू दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? थीटा। ठीक है, फाइंड फर्स्ट पार्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट। नॉर्मल रिएक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे और परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स, और परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड पार्ट, फ्रिक्शन और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड पार्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड पार्ट क्या था? फ्रिक्शन और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड थर्ड पार्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। आराम से सुनते हैं सवाल को। अगर ये ब्लॉक है, इस पे रखा, जब तक नहीं रखा था इस पर एक ही ताकत थी, कौन सी? mg। हाँ या ना? इंक्लाइंड प्लेन पर रखते इसको दो चीजें मिली, एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? क्यों? क्योंकि नीचे जा नहीं रहा, टेंडेंसी है, जा नहीं रहा। नीचे क्या है? टेंडेंसी। इस mg को अगर मैं तोड़ देता तो ये वाला कंपोनेंट क्या था?
एम जी साइन थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट, क्या सहमत है सारे? अब हमसे पहले पार्ट में पूछा है नॉर्मल, तो नॉर्मल तो दिख रहा है किसके बराबर, एम जी कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, टेंजेंशियल। अब मुझे बताओ, क्या सवाल में रेस्टिंग लिखा हुआ है? रेस्टिंग लिखा हुआ है मतलब फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक। क्या स्टैटिक का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। कितनी मांग है, तो स्टैटिक भी कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। क्या सवाल पढ़ना आ रहा है सबको? कुछ लोग एफ एल लिख देते हैं इसमें, एफ एल नहीं लिखना, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, रुका हुआ है तो जितनी चाहिए उतनी ही लगाएंगे आप। तो एफ एस किसके बराबर आ गया, एम जी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स थी, और ये कौन सी है, टेंजेंशियल। अब पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इंक्लाइंड प्लेन ने इस पर दो लगाया, एन और एफ एस, उसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से यही होगा, कितना होगा, नहीं नहीं। अब मुझे बताओ, इसको लगाने से पहले इस पर एक ही वेट था क्या, एम जी। अब इस पर नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो, तो जो इंक्लाइंड प्लेन ने लगाया होगा वो इसके बराबर ही होगा, भले दो टुकड़ों में लगाया है। मैंने कहा अगर एक बच्चा, उसका वेट एम जी है, उसको टेबल पे खड़ा कर दिया, नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी, क्योंकि पहले केवल एम जी लग रहा था। अब वो जो रिजल्टेंट लगना चाहिए वो जीरो कब होगा, जब ऊपर की तरफ क्या होगा, एम जी। अब इंक्लाइंड प्लेन ने दो चीजें लगाई, ये और ये, और उसको सिर्फ किसको खत्म करना था, एम जी को, तो आर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, किसके बराबर होता, एम जी के बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये बच्चा एम जी वेट का है, मैं एक फोर्स इधर लगाऊं, एक इधर लगाऊं, एक इधर लगाऊं, और ये रेस्ट पे है, क्या इन तीनों का रिजल्टेंट एमजी के बराबर होगा, तभी तो एमजी, और इसको कैंसिल आउट करेगा। अब अगर मैंने दो ऐसे लगा दिए, एक इधर एक इधर, तो क्या उनका रिजल्टेंट भी एमजी के बराबर होगा? तो एक को हमने कह दिया फ्रिक्शन, एक को क्या कह दिया, नॉर्मल, और उसका रिजल्टेंट क्या कह दिया, आर। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप रिजल्टेंट निकाल लो यार। क्या दो फोर्सेज अगर परपेंडिकुलर है उनका रिजल्टेंट निकालना आता है, अंडर रूट क्या, एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, दिख जाएगा आपको, हजम हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का स्क्वायर। क्या यहां से एम जी स्क्वायर बन गया, व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा हुआ है हमने बेसिक मैथ्स में यार, ये प्रॉपर्टी क्या थी, वन। तो ऐसे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, मैंने कहा था ये कहीं यूज होता है, तो ये क्या हो गया, वन, तो आंसर क्या आ गया, एम जी। ये तो प्रूफ करके आया, और ये हमारी कॉमन सेंस से आ गया कि पहले एम जी था उसी को खत्म किया, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या रहा होगा, एम जी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सारे यार? ये मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट क्यों दिए हैं, एन तो हमें निकालना आता था, ताकि आपको लैंग्वेज समझ आए। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो नॉर्मल, टेंजेंशियल बोल रहा है तो फ्रिक्शन, और सिर्फ कॉन्टैक्ट बोल रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट। कई बार हम फ्रिक्शन निकालाते हैं, क्योंकि एक आंसर उसका फ्रिक्शन वाला भी दे रखा होगा, बट आंसर क्या आएगा, एम जी। जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबके बन जाते हैं, गड़बड़ ऐसी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस में होती है, जहां अगर मैं वैल्यू दे दूं 2 kg 37 डिग्री, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो, आपने इक्विलिब्रियम में ऐसा क्वेश्चन भी किया था, एम मास को दो धागे से लगा दिया, T1 और T2, याद है आपको? सो तब भी आपने कहा था इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, एम जी। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर किसके बराबर था, एम जी के। यहां पर भी वही कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। एक स्प्रिंग लगा दें इसके साथ, तब भी आपने कहा था ऊपर वाली फोर्स की एक्स किसके बराबर होगी, एम जी के। अब यहां पर इंक्लाइन प्लेन भूल जाओ, अगर एक ब्लॉक है, ये एम जी है, और उस पर दो ताकतें दिखा दी, एक फ्रिक्शन एक नॉर्मल, क्या इन दोनों का सम रिजल्टेंट भी एमजी के बराबर होगा? तो यही पूछा है। एक बार पेज टर्न करो, और पहले, और पहले, वापस वापस, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक of mass m is resting
जहां रेस्टिंग वर्ड आया तो आपको समझ आ जाना चाहिए. A block of mass m is resting on a rough inclined plane. On a rough inclined plane. और ब्रैकेट में लिख लो म्यू कॉमा थीटा. समझ जाएंगे. इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ब्रैकेट में म्यू कॉमा थीटा. म्यू क्या है? फ्रिक्शन. और थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक. इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, ब्रैकेट में म्यू कॉमा थीटा. फाइंड द मिनिमम फोर्स. फाइंड द मिनिमम फोर्स to pull the block up the plane. To pull the block up the plane. देखो फोर्स जब एफबीडी बनाते हैं तो किस ऑर्डर में बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहली लाइन पढ़िए, क्या बोला है? क्या ये रेस्टिंग है? सो सबसे पहले रेस्टिंग मतलब ये रेस्ट पर है. तो आप मुझे बताइएगा इस पर फोर्स क्या थी? mg sin थीटा, जो चलाना चाहती थी. फ्रिक्शन सबसे लास्ट में आता है यार. और फ्रिक्शन का एक ही उद्देश्य है, दोनों ब्लॉक्स को साथ में रखना. ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन को क्या रखना? साथ में. रुक जाइए इधर, कलम नीचे, कलम नीचे. जब तक ये रेस्ट कर रहा है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां थी? नीचे जाने की. तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा या ऊपर? क्या ये फ्रिक्शन इसको रोक पाया है? बिल्कुल. तो फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा? स्टैटिक. और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? फ्रिक्शन का एक ही उद्देश्य क्या करना है? साथ रखना है. टेंडेंसी थी इसकी mg sin थीटा की, जा नहीं रहा, केवल क्या थी? टेंडेंसी. उसको किसने खत्म किया? फ्रिक्शन ने. अब आप आए और आप इसको चलाना चाहते हो, तो आपने ऊपर की तरफ क्या लगाई? फोर्स. तभी चला पाओगे. अब ये चला रहे हो तो ये मूव कहां कर रहा है? ऊपर. इसका मोशन कहां है? ऊपर. फ्रिक्शन हमेशा साथ रखना चाहता है, तो क्या मोशन के साथ लगेगा? मोशन के विपरीत. मोशन के विपरीत. अब फ्रिक्शन पीछे लगेगा. अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? काइनेटिक. और mg sin थीटा बिना भेदभाव के हमेशा कहां लगता है? नीचे. क्योंकि अर्थ तो उसको हमेशा कहां खींचेगी? नीचे. कौन सी फोर्स कभी नहीं बदलेगी? mg sin. उसको चुपचाप लगा दिया जाए हर बार. अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन सबसे लास्ट में आता है? बिल्कुल. वो देखते हैं टेंडेंसी कहां है. पहले केस में टेंडेंसी नीचे गिरने की थी, तो फ्रिक्शन कहां लगा? ऊपर. अगले केस में टेंडेंसी नहीं, ब्लॉक जा ही रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो रगड़ कहां खाएगा ब्लॉक? फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे. क्या बात सबको समझ आ रही है? और जस्ट चल रहा है तो क्या ये फोर्स दोनों बराबर होंगी इसके? सो आंसर क्या आएगा? F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f, यानी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. ये एक लाइन का क्वेश्चन है. बस इसमें गलती यही होती है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या दिखानी है. कुछ लोग अभी भी ऊपर दिखा देते हैं. क्या ऊपर दिखाया जाएगा? नहीं. फ्रिक्शन या तो टेंडेंसी को खत्म करता है या मोशन के विरुद्ध लगेगा. अगर आप टेबल पर हाथ अपना, ये देखिए मैंने दीवार पर हाथ अपना ऐसे ऊपर मूव किया, तो मेरे पे फ्रिक्शन कहां लग रही थी? नीचे. अब मेरा अगर हाथ मैंने रख दिया, हाथ नीचे गिरना चाहता है, नहीं गिर रहा, तो फ्रिक्शन कहां लग रही है? ऊपर. क्या फर्क सबको समझ आ रहा है? ये मैंने, आपने किसी को गले से पकड़ा और दीवार से रख दिया, तो वो कहां गिरना चाहता है? नीचे. फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? ऊपर. अब आपने गले से पकड़ के उसको ऊपर किया, तो अब उसका फ्रिक्शन कहां लग रहा है? नीचे. विजुलाइज हो गया सबको यार? ठीक. करना नहीं यार कभी भी. फ्रिक्शन को अगर आप समझ जाएं बहुत ही डेफिनेशन से, तो कभी सवाल गलत नहीं होगा. टेंडेंसी को खत्म करता है और जहां मोशन हो रहा है उसके विरुद्ध. मोशन के विरुद्ध, टेंडेंसी के विरुद्ध. चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब अगला क्वेश्चन खुद सोचना है यार, खुद सोचना है. फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड. इसमें क्यों टाइम लग रहा है गर्ल्स? दो लाइनें यार, ये और ये. अब मैंने आप ब्लू से कर दिया तो इनके भी ब्लू होने जरूरी है, रेड की है. चलिए लिखें. फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड. Find the minimum force required to slide
Find the minimum force required to slide the block down the plane. अब आप मुझे बताइए मोशन किस तरफ है। पहले तो mg sin थीटा लगा लिया। mg sin थीटा सबसे बढ़िया फोर्स है, हमेशा कहां लगती है, नीचे। अब इसको कहां लेके जाना है, ऊपर या नीचे। तो हमने फोर्स कहां लगाई, नीचे। हमने फोर्स कहां पे लगाई, नीचे, F। मोशन कहां हो रहा है, नीचे। क्या फ्रिक्शन मोशन के साथ होती है, मोशन के विरुद्ध। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे। तो अब आप मुझे बताइए नीचे वाली ताकत कौन कौन है, F प्लस mg sin थीटा, वो किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन के। सो F कितना आएगा, फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा माइनस क्या, mg sin थीटा। क्लियर बात। चलिए आगे, हमने PQR वाला क्वेश्चन कर लिया। PQR पेज टर्न करें, कर लिया था ना, ठीक है। PQR हो गया। आगे यार, अब हम आएंगे नेक्स्ट हेडिंग पर, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, भाई मान लो एंगल ऑफ रिपोज से काफी बड़ा एंगल और ब्लॉक यहां पर रुक ही नहीं पा रहा है, तो मतलब अब तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। कौन इसको नीचे लेके आना चाहता है, हमेशा कौन नीचे लाना चाहता है, mg sin। तो कौन इसको रोकेगा, फ्रिक्शन। अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन कौन सी होगी, काइनेटिक। और ये ब्लॉक कहां एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे। ऊपर छोड़ दिया कोई, तो हम कोई ताकत नहीं लगा रहे, अभी तक हम ताकत लगा रहे थे, अब इसको रिलीज कर रखा है अपने आप। तो ये जैसे एक, अगर मैंने इस पे हाथ पे रखा, इस पे हाथ पे रखा, क्या अपने आप स्लाइड कर रहा है। तो अब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, तो नीचे की तरफ कौन ला रहा है, कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। तो बताइए क्या इक्वेशन बनाए, mg sin थीटा माइनस एफ के बराबर ma। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, mg sin थीटा माइनस म्यू के n, n mg होगा, mg cos थीटा अपॉन m नीचे आ जाएगा, ये m कहां गया, नीचे। m से m कट गया, चाहे आप ऐसे यहां लिख दो, अगले स्टेप में काट दो। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब मैं स्क्वायर कैसे याद करता हूं, ध्यान से देखना। ये एक्सेलरेशन आ गई, मैं जब रिवाइज करता हूं या नोट्स बनाता हूं तो इस प्रकार से, इधर मैंने करा दिया फ्री फॉल, इधर कराया स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और यहां पर क्या है, रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये मेरे पास एक ब्लॉक था m मास का, उसको मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। कितनी हाइट गिरा वो, h। यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन पर m मास को छोड़ दिया, उसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, और म्यू कितना है इसका, 0। सरफेस कैसी है, स्मूथ। अब सरफेस कैसी हो गई, रफ। यहां सरफेस का क्या दे रखा है, म्यू, ये मास m, और एंगल क्या है, थीटा। यहां पर नीचे कितना है, h। अभी भी इसकी वर्टिकल हाइट क्या है, h, बट ये इधर चलेगा, इस बार लेंथ कितनी है, l। यहां पर भी इसकी लेंथ कितनी है, l, और हाइट कितनी है, h। अब जब फ्री फॉल करता है तो गर्ल्स एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, g के बराबर नीचे। क्या यहां g होगी या g साइन थीटा, पक्का। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, g साइन थीटा, और एक्सेलरेशन इस दिशा में होगी।
यहां पर एक्सेलरेशन क्या थी, जी, और कहां थी, डाउनवर्ड्स। इधर भी एक्सेलरेशन यही है, बट क्या फ्रिक्शन इसको रोकेगी? क्या पहली चीज जी होगी या जी साइन थीटा? जी साइन थीटा। ये तो हो गया क्योंकि प्लेन का एंगल थीटा है। अब रफ है तो क्या फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट ऐड होगा, माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो आपसे अगर ये पूछ ले किस जगह सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल। भाई आपको एक पैकेट भेजना है नीचे, तो एक तो है छोड़ दो, फ्री फॉल, एक झूले पर भेज दो जो स्मूथ है, और तीसरा झूला क्या है, रफ। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसमें होगी, पहले, फ्री फॉल में। क्या सहमत है सारे? अब बात करते हैं इनको नीचे आने में समय कितना लगेगा। सब में जब ड्रॉप करते हैं तो एस क्या होता है, यूटी प्लस, तो यू कितना है, 0। क्या टी का फॉर्मूला आ गया, 2s/a अंडर रूट। एस है डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में चला है, और ए है एक्सेलरेशन उसी दिशा की। मुझे बताइए यहां से यहां तक ये कितना नीचे आया, h। कितना नीचे आया, h। तो s की वैल्यू क्या लिखेंगे, h, और एक्सेलरेशन क्या होगी, g। तो ये रिजल्ट आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है क्या, 2h/g। यहां पर ये कितना स्लाइड किया है, h या l? चला तो इस बात पर है, तो आ जाएगा 2l बाय एक्सेलरेशन g या g साइन थीटा। क्या लिख पा रहे हैं सारे? यहां पर भी क्या चला है, l, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2l बाय म्यू के जी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नीट, एआईपीएमटी, एम्स तीनों में आया हुआ है। क्या रिलेट कर पा रहे हैं? एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने वी का, क्या ये क्वेश्चन पढ़ी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 0 हो गया तो वी क्या आएगा, अंडर रूट, ये याद रखना है। अब आप मुझे बताइए यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, जी, एक ही जगह क्या लिखेंगे, जी, और एस कितना गिरा है, एच, तो कितना आ जाएगा, √2gh। ये काइनेमेटिक्स में आएगा भी और याद भी होगा, है ना, देखा होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, वी, अंडर रूट, एक्सेलरेशन क्या है, जी या जी साइन थीटा? चला एच है या एल, एल, तो ये आ गया। क्या सारे सहमत हैं? और आखिरी में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2, ये हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, बट पहले वैल्यू निकाल के फिर पुट कर देंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। इनटू चला कितना है, एल। बट क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को? ऐसे ही फिजिक्स को पढ़ना है, जितनी चीजें साथ साथ पैरेलली चलेंगी याद भी जल्दी होंगी। मुझे सुंदर नहीं, हैंड राइटिंग जो है वो नीट होनी चाहिए, कि प्रॉपर स्पेसिंग हो।
मेरे पास मेरे नोट्स है ही नहीं यार, सिर्फ अपने बचपन के टाइम पे जो पढ़े थे 11th 12th में, वो आज भी सलामत है। वो तो मेरे पास हर क्लास के, 9 से लेके 12 तक के। का काम स्कूल में करवाता था, और 11th 12th में केमिस्ट्री का। बिल्कुल शॉर्ट है। चलिए बात बंद यार, बहुत मक्कारी कर रहे हैं आप, आगे यार। अब एम्स का सवाल आ रहा है, तैयार हो जाए। लिखें, फाइंड द फाइंड द फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक। बात बंद यार। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक टू रीच द बॉटम ऑफ एन inclined plane. Find the time taken by the block to reach the bottom of an inclined plane of friction coefficient 0.2, friction coefficient 0.2, and inclination 45 degree, and slant length 4√2 मीटर। 4√2 मीटर। गर्ल्स ध्यान देंगे, हमें बोला हुआ है यहां से यहां जो इसने दूरी तय की है एल, किसके बराबर थी? 4√2। और इंक्लिनेशन कितना है इसका? 45 डिग्री। और यहां से इस ब्लॉक को छोड़ा गया है, और मास हमने कह दिया m। मुझे बताइए पहले इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। म्यू के कितना दे रखा है? 0.2। अब आराम आराम से करते हैं। जी है 10, व्हाट इज साइन 45? 1/√2। व्हाट इज म्यू के? 0.2। जी इज 10 एंड cos 45 इज 1/√2। तो ये हमारे पास हो गया 10/√2 माइनस 2/√2। क्या 8/√2 लिख दें इसको?
क्या इसको 4√2 लिख सकते हैं? सहमत है सारे? हमने डिस्टेंस कितना दिया था? 4√2। ओहो हो, रूट में आ जाएगा, 32√2 कर दो। ओहो, 32√2 कर दो यार, शर्माना नहीं है। 32√2 लगा दो इस पर व्हाइटनर। 32√2 एल ले लेंगे कितना? 32√2। मुझे यार परफेक्ट आंसर अच्छे लगते हैं, डाटा भी मैं इस हिसाब से बनाता हूं। ये आ गया 32√2। 32√2। अब हम शुरू करते हैं गर्ल्स। या तो एक फॉर्मूला में पता था टाइम का, फॉर्मूला टाइम का क्या था, अगर भूल जाए तो हमारे पास इक्वेशन तो है ही यार, जिंदाबाद। हाफ एटी स्क्वायर यू जीरो है। व्हाट इज दिस बताइए? 4√2 है 32√2? ए कितना है? 4√2 इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर कितना आ गया? 32√2 इंटू 2/4√2। √2 से √2, क्या टी स्क्वायर 16 आ गया? व्हाट इज टाइम? 4 सेकेंड्स। ये ऐसा क्वेश्चन एम्स में आया था लास्ट ईयर, जब एम्स अब तो हमारे बीच नहीं रहा, बट आखिरी बार जब आया था तो उसमें ऐसा था। और ये हमारा एआईपीएमटी में आया हुआ सबसे पहला इंक्लाइन प्लेन का सवाल। और एक बार ऐसा क्वेश्चन और आया। क्या सवाल मुश्किल है या आसान? आसान। मुझे तो एक्सेलेरेशन हमेशा जी दिखती है, अगर इंक्लाइन प्लेन हो गया तो जी साइन थीटा दिखेगी, रफ है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। कार्रवाई समाप्त करते हैं आज की। होमवर्क लिख लीजिए बस, अगली हेडिंग डालिएगा यार आप पहले कल के लिए। हमने ब्लॉक को टेबल पर रख दिया, रख दिया क्या टेबल पर? हॉरिजॉन्टल टू में करवाए थे क्या मार्क? नहीं। सो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 16, 18, 18, 18 एंड 25। दैट्स इट। ये लो। मॉड्यूल किसका है?